योगी अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि दिल्ली से लेकर पटना तक या कहें पटना से लेकर दिल्ली तक एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतर आया है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सोनिया गांधी खुद मैदान में उतरी हुई दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से वो लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए नारेबाजी करती दिखाई दे रही हैं विपक्षी सांसदों के साथ, उसकी एक झलक देखी जा सकती है कि कैसे संसद के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी सांसदों की तरफ से। उधर बिहार से भी इसी तरह की तस्वीर आ रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार में भी मानसून का अभी विधानमंडल का सत्र चल रहा है और वहां पर भी इस मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। तो देख सकते हैं कैसे संसद के बाहर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, किस तरह से सोनिया गांधी वहां पर नजर आ रही हैं और सभी विपक्षी सांसद एकजुट होकर एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठते ही रहे हैं। ये आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी की मदद करता है, चुनाव में धांधली होती है, वोटिंग लिस्ट में धांधली होती है और इसी वजह से बीजेपी चुनाव जीत जाती है। खासकर विपक्ष ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग पर इसी तरह के आरोप लगे। महाराष्ट्र में एपिक नंबर का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि 3 से 4-5 लाख जो लोग हैं उन्हें इस राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट किया जाता है और वो पर्टिकुलरली उतने लोग आकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हैं और इस तरह से बीजेपी जिन राज्यों में हारने वाली होती है वहां पर भी चुनाव जीत जाती है। तो ये मुद्दा लगातार उठ रहा था और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए या कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने ये दिखाने के लिए कि ये जो आरोप उस पर लग रहे हैं वो सरासर गलत है, एसआईआर की प्रक्रिया का ऐलान किया। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जिस जल्दबाजी में की जा रही है, जिस जो तरीका अपनाना चाहिए उस तरीके को ना अपनाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से इस प्रक्रिया को किया जा रहा है, उसके बाद से चुनाव आयोग सवालों में घिर गया है। और सिर्फ चुनाव आयोग सवालों में नहीं घिरा है, चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों एक बार फिर सवालों में घिर गए हैं लगातार विपक्ष की तरफ से। यहां तक कि जनता भी ये मानकर चल रही है कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है इसका मकसद जो है वो सिर्फ बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाना है और इससे विशेष समुदाय के जो लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके नाम काट दिए जाएंगे। यानी जो लोग बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं उनके नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इस तरह ये करने के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है और इसके चलते विपक्ष, चाहे वो संसद सत्र की बात करें या बिहार में जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसकी बात करें, जोरों से इस मुद्दे को उठा रहा है और लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, किस तरह से सोनिया गांधी इसका नेतृत्व करती दिखाई दे रही हैं। तमाम मतलब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट होकर एक सुर में अब विरोध जताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी, मैं इस मुद्दे पर किस तरह से पूरा चुनाव आयोग और एक बार फिर बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए, बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ दुरभिसंधि है और चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है और लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये विपक्ष का आरोप है। और कल तो राहुल गांधी ने खुलेआम ये कहा कि मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से बेईमानियां की। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने उसका पूरा थॉरोली रिवीजन करवाया और जो चुनाव आयोग देता है प्रिंटेड मतदाता सूची, उसको उन्होंने डिजिटल फॉर्म में करवाया। जब डिजिटल फॉर्म में करवा के फिर जब उसका एनालिसिस किया तब ये समझ में आया कि एक एक पबों में एक एक हजार वोट जो थे वो बने हुए थे। इस तरह की चीज़ें सामने आई और फिर उन्होंने पकड़ा, उनका कि हम ये बताएंगे कि चुनाव आयोग कैसे वोटों की चोरी कर रहा है। ये उनके शब्द थे राहुल गांधी के। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए अब ये समझा चुनाव आयोग ने कि चूंकि राहुल गांधी और पूरा इंडिया ब्लॉक ये बार बार मांग कर रहा है कि आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची
डिजिटल फॉर्म में हमको दीजिए हरियाणा और महाराष्ट्र की जी। और अगर ये चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्म में दे देता है तो चोरियां सारी पकड़ी जाएंगी। तो इसलिए उधर से ध्यान हटाया जाए और ये कहा जाए कि हम तो मतदाता सूची ठीक कर रहे हैं, तो इसलिए बिहार में इस तरीके से करा रहा है ताकि अब विपक्ष के वोट ही काट दिए जाएं। तो ये अब विपक्ष अपने वोटों को जुड़वाने के लिए लड़ेगा कि जो फर्जी वोट जुड़ गए उनको हटवाने के लिए लड़ेगा। तो यानी एक नई रणनीति के तहत चुनाव आयोग मैदान में उतरा है और खुले तौर पर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। और इसी के विरोध में पटना से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी बिहार विधान सभा में काफ़ी ज़्यादा हंगामा रहा, इसको लेकर काफ़ी तू-तू में की स्थिति आई वहाँ, और सदन के अंदर भी यही। आज खुद सोनिया गांधी सांसदों के साथ उतरी है मैदान में और उन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये विजुअल हमारे बराबर में चल रहा है और किस तरीके से सत्ता पक्ष संसद के अंदर हंगामा करके संसद को स्थगित करवाता है ताकि मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होने पाए। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने बहुत तीखे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। जी बिल्कुल, हम प्रियंका गांधी को सुन सकते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए। है कि सरकार खुद संसद सत्र चलने नहीं दे रही है और जैसे कि आरोप लगता ही है कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है और लगातार हर सत्र में विपक्ष यही कहता है कि सरकार खुद इस तरह का माहौल क्रिएट करती है जिससे विपक्ष की आवाज दबाई जाए। जब विपक्ष की आवाज दबेगी तो किसी ना किसी तरह से विपक्ष उसका विरोध करेगा। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी और सरकार धीरे से, एक तरह से कह सकते हैं कि पीछे से अपने जो विधेयकों को पास कराना चाहती है, जो भी उसके काम होते हैं या जिस तरह के बड़े मुद्दों से जो चर्चा से ध्यान भटकाना चाहती है वो सब करने में कामयाब हो जाती है। इस तरह के आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए हैं और यहां पर देखा जा सकता है कि इस बार विपक्ष बहुत ज्यादा तैयारी के साथ संसद में उतरा है और ये मोदी सरकार के लिए टेंशन की बात बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, मोदी सरकार के लिए टेंशन की बात बनी नहीं बल्कि टेंशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब विपक्ष ने ये पकड़ लिया है कि चोरियां जो वोटों की होती हैं वो किस तरीके से होती है, सरकारें चुराई किस तरीके से जाती है। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सरकारें चोरी की जा रही हैं, वोट चोरी की जा रही है, उनका साफ साफ आरोप है। तो इसको लेकर पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है और ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी की जो चीज़ें हैं वो सारी विपक्ष की निगाह में आ गई हैं कि किस तरीके से क्या गड़बड़ हो रही है। तो आज पूरा विपक्ष एकजुट है। संसद के अंदर लोकसभा जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थिर कर दी गई, वो भी हम लोग विजुअल देखेंगे कि किस तरीके से लोकसभा स्थगित हुई और इस पे कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है कि ये सरकार किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली कर रही है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप अब इतने ज्यादा बढ़ गए या कहें कि विपक्ष की आवाज इस तरह से नहीं सुनी जा रही है, उसको लेकर ही तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि जहां एक तरह से पूरा महागठबंधन एकजुट होकर ये चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है, जनता का साथ महागठबंधन को मिला हुआ है। इसका नजारा हमने देखा जब 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। बिहार बंद वाले दिन जिस तरह से आम जनता ने पूरा समर्थन किया विपक्ष का, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियोस उस दिन सामने निकल कर आए, उससे भी बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। बावजूद इसके चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को रोकने के बजाय ऐलान अगले दिन ये और कर देता है, मतलब कुछ दिनों बाद ये ऐलान और कर देता है कि पूरे देश में ये प्रक्रिया की जाएगी। और अब बड़ी बात ये है कि बीजेपी इसमें अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो 2 सहयोगी पार्टी है केंद्र में, टीडीपी और जेडीयू ने भी अब इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। हमने हाँ बिल्कुल, जेडीयू के जो सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने तो साफ साफ तो कहा है कि चुनाव आयोग को कोई समझ है ही नहीं बिहार की, ना इतिहास की, ना भूगोल की। और उन्होंने सवाल किया कि मेरा लड़का रह रहा है अमेरिका में तो वो यहाँ के कैसे अपना फॉर्म भरेगा, तो मेरा लड़का नहीं रह पाएगा क्या? और ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सच नहीं बोल पाए तो इसका तो हम सांसद बने किस लिए हैं। तो ये अब विरोध के स्वर जो है वो एनडीए के अंदर से उठने लगे हैं और तेलुगु देशम का प्रतिनिधिमंडल जब मिला चुनाव आयोग से उसने तो साफ तौर पर एसआईआर का विरोध किया और ये कहा कि भाई इसको आप जो है लागू मत कीजिए। तो ये अब विरोध के स्वर अंदर से उठने लगे। अब देखना ये है कि संसद के अंदर इस पर
बहस होती है कि नहीं होती है, और बहस होती है तो उस समय क्या रुख अपनाती है टीडीपी सदन के अंदर। क्योंकि अगर ये मत विभाजन की इस पर कोई नौबत आती है तब टीडीपी और जेडीयू का रुख देखने को होगा। जेडीयू के अंदर से भी बगावत के काफ़ी स्वर सुनने को मिल रहे हैं, और कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा में हुआ, जब काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, और उनको जिस तरीके से स्पीकर ने डांटा, उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने उनको जिस तरीके से बैठाया है, वो काफ़ी ज़्यादा समझने वाली स्थिति है कि शायद अब एसआईआर के मुद्दे पर जेडीयू के अंदर भी विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ बड़ी बात है अमलेंदु जी देखने वाली होगी कि टीडीपी और जेडीयू दोनों ही बैसाखी हैं केंद्र सरकार की, और दोनों ही तरफ से अब एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। टीडीपी के सांसद ने बाकायदा पत्र लिखा चुनाव आयोग को और इस पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। टीडीपी का भी यही कहना है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है, क्यों इतनी जल्दबाजी में ये प्रक्रिया की जा रही है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगता है, लेकिन समय दिया जा रहा है। और इसके बाद अब गिरधारी लाल जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उनका भी यही कहना है, और मानसून सत्र चल रहा है, वो इस सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे, और वहीं पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है और ये प्रक्रिया सरासर गलत है। एक बार हम सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है गिरधारी लाल। साफ कह दिया कि अगर वो सच्चाई नहीं बोल सकते तो फिर सांसद ही क्यों बने, और ये विचार सिर्फ गिरधारी लाल के नहीं है, बल्कि बिहार में भी विधानसभा में जो जेडीयू के एक विधायक हैं, उन्होंने भी इसी तरह की दुविधा अपनी व्यक्त की है कि किस तरह से एसआईआर लागू होने के चलते उनको और उनके परिवार को भी परेशानी उठानी पड़ी है। मतलब जब विधायकों और सांसदों को दिक्कतें आ रही हैं दस्तावेज जुटाने में, तो फिर आम जनता को तो कितनी दिक्कत आएगी, ये बात साफ साफ यहाँ पर गिरधारी लाल के बयान से साफ हो जाती है। और जब उनसे इस पर सवाल किया गया कि क्या आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बचने की कोशिश तो की, या कह सकते हैं कि उन्होंने अभी खुलकर जाहिर नहीं किया। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो सांसद के तौर पर, वो जेडीयू के सांसद के तौर पर ये बयान दे रहे हैं, तो इसमें पार्टी आलाकमान की सहमति ना हो ऐसा मुश्किल दिखाई देता है। और जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियां देखने को मिल रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से जेडीयू को लगातार दरकिनार किया जा रहा है, खासकर नीतीश कुमार को कमजोर करने की जो रणनीति अपनाई जा रही है, जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि उनको सीएम की कुर्सी से दूर करने के लिए पूरी तरह नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर किया जा रहा है, उसको भी अब जेडीयू अच्छे से भांप रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं वो फैसले ले रहे हैं जो तेजस्वी यादव की घोषणाएं हैं, और ये बड़ी बात है। इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपनी रणनीति के तहत आम जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप मेरे चेहरे पर वोट दीजिए, जेडीयू के लिए वोट दीजिए, जिससे एक बार फिर नीतीश कुमार उस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है, जिससे कम से कम उनके पास उतनी सीट्स आ जाएं जिससे कि फिर से वो बार्गेनिंग पावर में आ जाएं। अमलेंदु जी, हाँ, बार्गेनिंग पावर चाहते हैं नीतीश कुमार, और चाहते हैं मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी करती नहीं करती है, और ये परिस्थितियां बनती हैं कि नहीं बनती हैं, या फिर ये ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि किसी की स्पष्ट सरकार बन जाती है। बहरहाल वो चीज़ें हैं, लेकिन ये एसआईआर के मुद्दे पर बवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसको देखते हुए कई लोगों ने अपनी बातचीत की है, अंशिता, और खासतौर से प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं, सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की, उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि जब बिहार में जो ये चल रहा है, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है, ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिन्हें हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल, हम सुन सकते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से वो चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं। को हम सुन रहे थे, और ये बड़ी बात है अमलेंदु जी की इस पर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, सबसे पहले प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई है एसआईआर की, और उसका विरोध महागठबंधन की तरफ से किया गया, आरजेडी की तरफ से किया गया, लेकिन अब ये मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश में उठता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से लोकसभा सत्र, जो संसद सत्र जो चल रहा है, उसके बाहर जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर एसआईआर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहां पटना में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन हो, पूरा देश का विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, और इससे चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता हुआ भी दिख रहा है। और ये बड़ी बात होगी कि अब 28 जुलाई को इस मामले में
दूसरी बार सुनवाई होने जा रही है। और जिस तरह से देखा गया कि 10 जुलाई को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, जो नाराजगी थी या जो सवाल थे, वो हूबहू वही सवाल थे जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूछा गया कि आखिर ये काम जब गृह मंत्रालय का है तो चुनाव आयोग क्यों कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल जो अभी प्रियंका चतुर्वेदी भी कर रही थी कि जो पूरा प्रोसेस है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, पूरी प्रक्रिया ही गलत है, क्योंकि इसके लिए समय लगता है और मतदाता को समय दिया ही नहीं जा रहा है। जाहिर है मतदाता को समय नहीं देने का मकसद है कि उनके नाम काट दिए जाएंगे और ये वही नाम होंगे जो जिनका पता है कि बीजेपी को इनका वोट नहीं मिलता है। यानी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उसके लिए बिहार चुनाव एक तरह से फिर से सेट कर रहा है। इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष आरोप लगा रहा है। एक तरफ तो कल जो विज्ञप्ति आई है चुनाव आयोग की अंशतः, उसमें ये साफ कहा गया है कि 98.01% जो मतदाताओं का कवरेज हो चुका है, यानी केवल 2% से भी कम जो है वो बचे हुए हैं। फिर ये कहा गया कि 20 लाख मतदाता और 28 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता और 2 लाख स्थानीय पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर ली गई है। यानी 20 लाख मतदाता मृत हो गए, ये इन्होंने पहचान कर ली, और 28 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, उनकी पहचान कर ली, और 7 लाख जो है वो 2 जगहों पर थे। ठीक है, मान लिया आप पर 1 लाख मतदाता मिले नहीं, ये उनका कहना है, और 15 लाख मतदाताओं ने फॉर्म वापस नहीं किया, ये इनका कहना है। अब इस तरीके से 90.89% यानी 7.17 करोड़ फॉर्म प्राप्त कर डिजिटल रूप में दर्ज किए जा चुके हैं। अब सवाल जो उठता है कि अगर 98.01% आपके पास मतदाता फॉर्म आ गए तो फिर जो विदेशी मतदाता है इसमें वो कहाँ है, जब वो बताएगा चुनाव आयोग कितने विदेशी मतदाताओं की उसने पहचान की, जो कि उसके सूत्रों के हवाले से खबर छप रही है। आज भी एक एजेंसी ने खबर जारी की है और उसमें भी चुनाव आयोग के हवाले से कहा गया है कि चुनाव आयोग पूछ रहा है कि क्या हम दबाव में फर्जी मतदान होने दें। चुनाव आयोग इन सूत्रों के हवाले से खबरों पर अपना स्पष्टीकरण जारी क्यों नहीं करता कि ये उसके सूत्रों ने खबरें दी हैं कि नहीं दी हैं। और उसी के सूत्रों के हवाले से खबर छपी थी कि 56 लाख जो है वो या 35 लाख कुछ जो मतदाता हैं उनके नाम कट जाएंगे। वो उसमें लिस्ट में कैसे आ गए 10 दिन पहले ही इतने ही मतदाताओं के नाम। तो बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग पर कि आखिर वो हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियां डिजिटल फॉर्म में देना क्यों नहीं चाहता। और कल राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भाई आपने ये नियम क्यों बदल दिया कि वीडियोग्राफी आप नहीं देंगे और 45 दिन तक ही आप वीडियोग्राफी जो सुरक्षित रखेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल चुनाव पर उठ रहे हैं और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। कांग्रेस के सांसद हैं मणिक्कम टैगोर, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उन्होंने भी खुले तौर पर यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, एक बार हम मणिक्कम टैगोर को भी सुन सकते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने और कैसे चुनाव आयोग अब विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से आ गया है। इस तरह से देखा जा सकता है कि विपक्ष लगातार एक ही मुद्दे को उठा रहा है और आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बिहार में जो मानसून सत्र चल रहा है और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का जो संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, एक तरह से दोनों ही जगह विपक्ष एक ही मुद्दे पर मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को जमकर घेर रहा है और चुनाव आयोग के पास इन सवालों के जवाब नहीं है जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग सिर्फ अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है। और इससे पहले भी जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की बजाय बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जाता है और इसको लेकर भी विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। विपक्ष का कहना है कि जब सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है तो जवाब बीजेपी क्यों देती है, और अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब दिया भी जाता है तो उसकी भाषा शैली बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि बीजेपी मुख्यालय में बैठकर वो लेटर लिखा गया। इस तरह के आरोप हरियाणा चुनाव के दौरान के बाद आपको याद होंगे लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जब ईवीएम की बैटरी को लेकर आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से और उसका जवाब जो चुनाव आयोग की तरफ से आया था तब कांग्रेस ने यही आरोप लगाए थे। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से एजेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है और ये बात विपक्ष शुरुआत से कह रहा है। वोटिंग लिस्ट का मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर बीजेपी को चुनाव आयोग का समर्थन ना मिले या वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी ना हो तो बीजेपी अपने बलबूते उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतना तो बहुत बड़ी बात है। यानी विपक्ष अब चुनाव आयोग पर पूरी नजर बनाए हुए है और इसका असर बिहार विधान
विधानसभा चुनाव पर पड़ता पूरी तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार की जनता भी अब जो महागठबंधन के साथ है, विपक्ष के साथ दिखाई दे रही है। बिहार की जनता भी ये बात समझ रही है कि चुनाव आयोग ने अचानक से जो ये प्रक्रिया शुरू की है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना मिलेगा, और बीजेपी से जो नाराजगी है या चुनाव आयोग से जो नाराजगी है उसका खामियाजा बीजेपी तो भुगतेगी ही, बीजेपी के सहयोगी भी भुगतेंगे, और इस बात को बीजेपी के सहयोगी अब भांप चुके हैं। और इसीलिए बीजेपी के सहयोगियों ने अब एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया है। शुरुआत अभी जेडीयू की तरफ से की गई है, लेकिन जानकार इस तरह का दावा कर रहे हैं कि ये शुरुआत जेडीयू ने भले ही की है, धीरे धीरे जो दूसरे सहयोगी हैं वो भी खुलकर इसका विरोध करेंगे। जबकि शुरुआत में जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी अमलेंदु जी, तो दबी जुबान से जो दूसरे सहयोगी चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या एलजेपीआर हो, इसकी तरफ से भी दबी जुबान पे कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का विरोध किया गया था। हाँ, बिल्कुल इसका विरोध किया गया था और साफ तौर पे कहा गया था कि ये जो है ये ठीक नहीं है और समय आएगा अब इस पर तब हम बात करेंगे। उस समय तो ये कहा गया, लेकिन जो समय आएगा तब बात करेंगे की बात नहीं है। अब तो ये सीधे सीधे खुलकर लोग बोलने लगे, और गिरधारी यादव जो जेडीयू के सांसद उनको हमने सुना, वो तो कह रहे हैं कि अगर हम सच भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने किस लिए। तो यानी अब विरोध के स्वर जो है वो इस हद तक आ गए हैं कि अब सच बोलना पड़ेगा, ये कहना पड़ रहा है सत्ता पक्ष के सांसदों को जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं। तो ये अब जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, इससे साफ तौर पे लगता है कि अब विद्रोह के स्वर जो है वो अंदर से भी उठ रहे हैं बीजेपी के। जी बिल्कुल, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सहयोगियों की सुर एक होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पहले रंजीत रंजन को हम सुन लेते हैं, क्या कुछ बोली है वो। कहा कि इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है, वोटर के अधिकार की बात है और इस अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। इस तरह से विपक्ष पूरा एकजुट होकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, और इसी के चलते संसद सत्र में काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सरकार सुनना नहीं चाहती। चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये और भी कई मुद्दे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है या जो भी महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो विपक्ष के पास हैं, उन मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं चाहती है, सिर्फ उन मुद्दों से भटकाना चाहती है ध्यान, और विपक्ष इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहा है। इसीलिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लगातार ये देखा जा रहा है कि संसद सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। तो आज किस तरह से जब विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा था, किस तरह से वहां पर विरोध देखने को मिला, और कैसे आज भी जो लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, देख सकते हैं। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा, गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता, जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में, उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या, नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजें खोदने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
किस तरह से विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा था और विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, और जब नहीं संभाल पाए ओम बिरला तो उन्होंने सीधा स्थगित ही कर दिया कार्रवाई को। और ये लगातार बना हुआ है। 21 जुलाई से संसद सत्र की शुरुआत हुई है और आज 23 तारीख हो चुकी है। तीनों दिन लगातार यही देखने को मिल रहा है कि विपक्ष मुद्दों को उठाना चाहता है, विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। और ये विपक्ष का आरोप अभी का नहीं है, ये शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। हाँ, बस फर्क इतना है कि इस बार विपक्ष थोड़ा ज्यादा मजबूत है, इसलिए थोड़े तरीके अलग अपनाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने संसद सत्र के पहले ही दिन इस तरह के आरोप लगाए थे कि किस तरह से विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, और इस बार भी लगातार वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है, और एसआईआर को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने मोदी सरकार को, बिहार की एनडीए सरकार को, चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर लिया, और इसको लेकर मनोज झा है, उनका भी बयान आया है। क्या कुछ बोले हैं वो, किस तरह से उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, और एक बार फिर चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। कोर्ट में दिखाई दिए मनोज झा, साफ साफ उन्होंने कहा कि बिहारियों को बेदखल करने की योजना बनाई जा रही है, और ये बहुत गंभीर आरोप है। और ये नाराजगी जो मनोज झा की देखने को मिली है, ये नाराजगी बता रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी शांत नहीं बैठने वाली। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि उन्होंने सीधा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर दी है। ये साफ है कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष शांत नहीं बैठेगा। वहीं कांग्रेस का पूरी तरह साथ मिल रहा है, जैसे कि 9 जुलाई को जब बिहार बंद आरजेडी की तरफ से बुलाया गया तो उसमें राहुल गांधी भी पहुंचे। दोनों ने, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर इसका नेतृत्व किया। और उसी तरह से देखा जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार साथ बनी हुई है आरजेडी के। और इसीलिए इस मुद्दे को, क्योंकि बिहार की बार बार बात यहां इसलिए हो रही क्योंकि सबसे पहले बिहार में ही चुनाव है और बिहार में ही एसआईआर किया जा रहा है, और एसआईआर का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा। और इसी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब गौरव गोगोई का भी बयान आ गया है। गौरव गोगोई को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। तेजस्वी की बाइट भेजिए, बता तेजस्वी की बाइट भेजिए। पे चर्चा करो। और आज तक इसके बाद तेजस्वी के बाद फिर उसको ले पर चर्चा होगी। अखिलेश सिंह, हम बस यही केंद्र सरकार से, केंद्र मंत्री से सदन के अंदर सुनना चाहते हैं कि एसआईआर पर वोट जो देने का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी, हाँ कि ना। ये जब ये जवाब देंगे, सदन की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी गौरव गोगोई ने साफ कर दिया कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर। अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो है हम लोगों की चिंता पर ध्यान देते हुए हम लोगों को जो है समय दिया है बोलने का। और ये आखिरी सत्र है महोदय, इसके बाद मुख्यमंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि अब हम सब लोगों को जो है चुनाव में जाना है। अब तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जनता का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है महोदय। तो इसी विषय पे जो है ज़्यादा नहीं, हम 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन कल जो हुआ वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा। हम लोग सब लोग एक ही मकसद से आते हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। लेकिन ये दोनों तरफ से महोदय होना चाहिए था। कल जो भी बात हुई, दोनों तरफ से जो है बातें होकर के आई हैं। अब हम नहीं चाहते कि बेकार की बातों पे हम लोग जो चर्चा करें, मुद्दे की बात पे जो है हम सब लोगों को जो है चर्चा करना चाहिए महोदय। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला, वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है।
इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है, और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के 2 दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय, आपने समय दिया इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, और चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसपे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें, और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने पूरी बात रखी है, जिस तरह से उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये बात ही वोटर के अधिकार की है, यानी कि वोट नहीं कटना चाहिए, इस चीज का आश्वासन मुख्यमंत्री दे दें। और जिस तरह से ये लगातार खबरें चल रही हैं, हमने भी इस पर चर्चा की अमलेंदु जी, कि ये कहा जा रहा है कि बाहरी आ गए हैं, दूसरे देश के लोगों को शरणार्थी बनाकर उनको वोटर लिस्ट में ऐड किया जा रहा है, बांग्लादेशी और पता नहीं क्या क्या जो है ये खबरें चलाई जा रही है मीडिया में। चुनाव आयोग के सोर्सों के हवाले से ये कहा जा रहा है। उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात कही कि लगातार अभी कई सालों से तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, केंद्र में मोदी सरकार बनी बैठी है, तो आए भी हैं अगर, तो इनके समय में आए हैं, और अगर आए भी तो इनको इस चीज की नॉलेज कैसे नहीं है।
अब बिहार विधानसभा चुनाव में जब मोदी सरकार या कह सकते हैं एनडीए सरकार इस बार फंसी हुई दिखाई दे रही है, तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इशारों में तेजस्वी यादव कह गए हैं कि इस बार एनडीए ये समझ चुकी है कि उसके लिए बिहार विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव जीतना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से बढ़ रही है चुनाव आयोग के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, उससे भी बीजेपी को लग रहा है कि अब उसका रास्ता कठिन हो रहा है। और जो सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज भी सब ये बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और अब तो ये जिस तरीके से चुनाव आयोग के बचाव में भारतीय जनता पार्टी सामने आती है, उससे भी ये शंकाएं जो है लोगों के मन में पुष्ट होती जाती हैं कि आखिर चुनाव आयोग का बचाव करने की बीजेपी को आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर ये आरोप लग रहे हैं कि बिहारियों के वोट काटे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है कि बिहारियों के वोट काट दिए जाएं? अगर 2 करोड़ बिहारियों के नाम कट रहे हैं या 56 लाख बिहारियों के वोट कट रहे हैं, तो क्या इतने विदेशी आ गए? तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लग जाता है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर, जो कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसीलिए अभी लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है, बल्कि संवैधानिक दायित्वों से परे जाकर असंवैधानिक कार्य जो है चुनाव आयोग कर रहा है। ये आरोप विपक्षी तरफ से खुले तौर पर लग रहा है अंशिता। जी बिल्कुल, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें खड़े होकर इस पूरे मुद्दे को जोरों से उठाया, साफ साफ उन्होंने कहा कि अब हमें यह आश्वासन बस सरकार की तरफ से चाहिए कि एक भी बिहार के किसी भी जनता का, किसी भी सदस्य का, किसी भी वोटर का नहीं कटेगा नाम, ये आश्वासन दे दिया जाए। और उसी तरह की बात मनोज झा ने भी कही थी, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में वो दिखाई दिए। संसद सत्र, मानसून सत्र जो चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि सिर्फ बिहारियों को बेदखल करने की ये प्रक्रिया की जा रही है। यानी संसद सत्र चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा का, यहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है, दोनों ही जगह पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है और पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर तेजस्वी यादव ने जो बड़ा ऐलान कर दिया था कल, जिसके बारे में भी हमने चर्चा भी की, उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया को नहीं रोका गया, चुनाव आयोग ने जितनी भी शंकाएं उठ रही हैं मन में उनके जवाब नहीं दिए, ये आश्वासन नहीं दिया कि एक भी बिहारी जो है उसका वोट नहीं कटेगा, तब तक इस मुद्दे को हम इसी तरह उठाएंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो इसको भी समर्थन अब मिलता दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, इसका समर्थन विपक्ष को मिलता दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा भी जी कि भाई आप तो जनता दल यू के सांसद ने ये कहा है और उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से खामोशी रही, किसी ने कोई टोका टाकी नहीं की कि आप ये क्या बात कह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ सत्ता पक्ष में जेडीयू के सांसद का ही नहीं, जेडीयू के एक विधायक का भी साफ तौर पर बयान आया है और वो कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में ही मेरे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। तो ये आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, तो इससे साफ लगता है कि निशाने पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सब आरजेडी का समर्थक मतदाता है या कांग्रेस का समर्थक मतदाता है, वो है निशाने पर बिहारी मतदाता है। ये है सीधी सीधी बात जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो देश का मतदाता नहीं है। बिल्कुल, तो ये चुनाव आयोग करने जा रहा है और इसको लेकर सवाल उठाए। और चुनाव आयोग ने जो अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में अंशिता, वो सीधे सीधे चुनाव आयोग को जो निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उनका उल्लंघन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आधार कार्ड, एपिक नंबर जो मतदाता पहचान पत्र है उसको, और राशन कार्ड को भी आप शामिल कीजिए जो आपने दस्तावेज मांगे हैं। और चूंकि जो आपने 11 अन्य दस्तावेज मांगे हैं वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है जी। तो अगर नागरिकता के प्रमाण पत्र की बात है तो ये प्रमाण पत्र नहीं है और नागरिकता जांचने का अधिकार आपका नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि नागरिकता जांच रहा है, वो उसका अधिकार है। बिल्कुल, जबकि उसका अधिकार नहीं है। तो अब तो हलफनामा देके कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि उसका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि मामला संविधान पीठ को जाएगा और शायद ये जोड़ा ही इसीलिए गया है हलफनामे में, ताकि ये संवैधानिक स्थिति पैदा हो जाए और संविधान पीठ का गठन हो और तब तक चुनाव आयोग अपने काम करता रहे। लेकिन अगर ये संविधान पीठ का गठन होता है, इस पर तो जो याचिकाकर्ता गए हैं उनको साफ तौर पर कहना चाहिए कि ये नई मतदाता सूची पर रोक लगे जब तक कि संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता है। जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था जब 10 जुलाई को इसमें सुनवाई हुई थी पिछली बार, अब 28 जुलाई को फिर सुनवाई होनी है, उस दिन कहा था कि आधार कार्ड को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो उसके बाद भी अभी तक इस तरह का नहीं कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये अपने आप में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और ज्यादा सवालों में गिरता जा रहा है। और क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की बात भी चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश दिए गए वो नहीं माने गए हैं, इसको भी अब 28 जुलाई
जुलाई को जब सुनवाई होगी तो जाहिर है विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कोई बड़ा एक्शन ले ले और कोई बड़ा आदेश दे दे। 28 जुलाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, बनी हुई हैं। सभी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका चुनाव आयोग को लग सकता है 28 जुलाई को जब मामले में सुनवाई होगी। लेकिन तब तक संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इस मुद्दे को उठाए हुए है। विधानसभा सत्र हो या संसद सत्र हो, हर जगह इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार मुखर बना हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस के राजीव शुक्ला का भी बयान आ गया है। क्या कुछ बोले हैं उनको सुन लेते हैं एक बार। सेम वही चीजें दोहराई हैं जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और बार बार विपक्ष का यही कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर हमें आश्वासन दीजिए कि चर्चा कब होगी। जैसे ही आश्वासन मिल जाएगा सरकार की तरफ से, समय मिल जाएगा, तारीख मिल जाएगी, हम सुचारू रूप से जैसे कार्रवाई होनी चाहिए वैसे चलने देंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव को भी हमने थोड़ी देर पहले सुना था किस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर अपनी बात रखी। अब उन्होंने बाहर आकर क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं उनको। तेजस्वी यादव को सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी ये मुद्दा अब गर्माता दिखाई दे रहा है, सोनिया गांधी ने आज नेतृत्व किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोनिया गांधी भी इस मुद्दे पर निकल कर आई है, यानी अब ये मामला सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रह गया है। हाँ, ये मुद्दा अब देशव्यापी बन गया है और इसका असर जाहिर तौर पर टीडीपी और जेडीयू पर पड़ेगा ही पड़ेगा। टीडीपी ने जिस तरह से काफी दिन हो चुके हैं वो जो चिट्ठी लिखी गई थी, तो टीडीपी के सांसद ने चिट्ठी लिखी, उस पर भी किसी तरह की चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आपत्ति नहीं जताई गई, चुप्पी साधे रखी उन्होंने। जैसे ही अभी हमने कहा कि जेडीयू के सांसद और विधायक ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई, लेकिन ना तो नीतीश कुमार की तरफ से, ना ही पार्टी के दूसरे किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से कोई आपत्ति इस पर जताई गई, ना ही ये कहा गया कि उनका निजी विचार है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आलाकमान की सहमति से ही उनके सांसद और विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार एसआईआर के मुद्दे पर बहुत ज्यादा घिरती दिखाई दे रही है। मतलब सिर्फ बिहार में एनडीए सरकार मुश्किल में नहीं है, टीडीपी और जेडीयू के नाराज होने से केंद्र सरकार भी मुश्किल में घिरेगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुन लेते हैं जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। तेजस्वी यादव को, और ये बहुत बड़ी खबर है कि एक बार फिर उन्होंने अपनी बात को दोहरा दिया है और कह दिया है कि वो चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये बात एक बार फिर लगातार दोहराने का मतलब है कि महागठबंधन इस पर अंदर तौर पर चर्चा कर रहा है। और जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह का भी इस पर बयान आ गया था तेजस्वी यादव, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण अंशिता, कि जब तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं तो उनकी एक तरफ जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम खड़े हुए हैं। तो यानी ये इंडिया गठबंधन का ही फैसला एक तरीके से समझा जा रहा है। और ये इस समय की बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने साफ ऐलान किया है कि अगर चुनाव आयोग को इसी तरीके से बेईमानी करनी है और 1 अगस्त के बाद चुनाव आयोग बड़े स्तर पर बेईमानी करेगा, करोड़ों बिहारियों के वोट काटे जाएंगे, तो इंडिया गठबंधन के पास चुनाव बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है। ये इस समय की बड़ी खबर निश्चित आ रही है और इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम एक बार अखिलेश प्रसाद सिंह को भी सुन लेते हैं कि किस तरह से अब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव बहिष्कार के बारे में विचार कर रहा है। को हम सुन रहे थे, इन्होंने भी यही बात दोहराई है कि जिस तरह से इतने लाख वोटर्स जब काट दिए जाएंगे तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, और जब चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो महागठबंधन इस चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में सोच सकता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी कहाँ तो चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। पूरे सिर्फ चुनाव के लिए ही ये एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है। और उधर विपक्ष एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक नया ऐलान कर देता है कि वो चुनाव का बहिष्कार ही कर देगा। अब जब चुनाव का बहिष्कार ही कर देगा तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई है एनडीए सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। और अब चुनाव आयोग और एनडीए दोनों बहुत बुरी तरह घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और एनडीए नहीं, खासकर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। इन सब के बीच में जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है उस पर भी बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है कि आखिर ये इस्तीफा हुआ क्यों। कहा भले ही ये जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है कि ये मामला उतना सिंपल नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने साफ साफ कहा कि दाल में कुछ काला है, और ये बात लगातार विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। और इसी को लेकर सुखदेव भगत ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए।
कि इन्होंने साफ साफ कहा कि पूरी एक रणनीति के तहत हुआ है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी साजिश की गई है और लगातार चर्चाएं चली रही हैं अमलेंदु जी की किस तरह से जगदीप धनखड़ और बीजेपी आलाकमान के बीच कहीं ना कहीं तल्खियां बढ़ रही थी। बीजेपी आलाकमान उन्हें अपने मन मुताबिक चलाना चाहती थी, लेकिन कई मुद्दों पर वो उनकी राय और उनका काम करने का तरीका बीजेपी आलाकमान से मैच नहीं खा रहा था और इसीलिए शायद उनके खिलाफ पूरी साजिश रची जा रही थी। हाँ, हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किए और संवैधानिक दायित्वों, संवैधानिक मान मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक की तरीके से सदन को चलाया। बिल्कुल। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है उनके ऊपर उस तरीके से भरोसा नहीं कर पाया। अब ये जो लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से और दूसरी विचारधारा से, उनके सोचने का समय है। कल अंशतः दिन में खबरें चलती रहीं कि साहब उनको मकान खाली करने का आदेश दे दिया गया है। कल शाम को एक टीवी चैनल ने चला दिया कि उनका दफ्तर सील कर दिया गया है। शाम को पीआईबी के फैक्ट चेक की तरफ से इसका खंडन किया गया कि ये खबरें असत्य हैं, इस तरीके का कुछ नहीं है। उनको समय दिया जाएगा, उनको टाइप 8 बंगला मिलेगा, इस तरह की खबरें आई, लेकिन अभी नहीं कहा गया है ये आया। तो अब जो भी चल रहा है बीजेपी के अंदर, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इतनी कहा जाए कि बुरी विदाई जो है वो किसी उपराष्ट्रपति की नहीं हुई जितनी जगदीप धनखड़ की हो रही है। ना कोई फेयरवेल, ना किसी ने कोई कुशलक्षेम पूछा। प्रधानमंत्री ने एक सिर्फ ट्वीट करके छोटा सा उनके स्वास्थ्य की कामना कर दी, बस इतना सिर्फ कहा और इसके अलावा जगदीप धनखड़ के विषय में कुछ नहीं कहा। जगदीप धनखड़ अब खामोश है। अब ये खामोशी जगदीप धनखड़ की जो है वो अंदर ही अंदर कुछ उबल रही है, कुछ उगलेंगे, कुछ बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या खामोश बैठ जाएंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जगदीप धनखड़ के जरिए जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, ये साफ तौर पर इशारा करती हैं कि लोकतंत्र के ऊपर खतरे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और इस सरकार के अंदर षड्यंत्र बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी तरफ इशारा निश्चित तौर पर मिलता है। यानी जो सरकार के मन मुताबिक नहीं चलेगा उससे हटा दिया जाएगा, ये एक बार फिर सवाल उठ गए हैं मोदी सरकार पर। विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगाता ही है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जहां पर भी दूसरे दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों को तोड़ने के लिए, उनमें सेंध लगाने के लिए, विपक्ष को तोड़ने मरोड़ने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई इन सब का इस्तेमाल करती है, आवाज दबाने की कोशिश करती है। वहीं जो उसके अपने लोग हैं, अगर वो सरकार के मन मुताबिक नहीं चलते हैं तो दूसरे तरीके के षड्यंत्र उनके खिलाफ रचे जाते हैं और कहीं ना कहीं अब उसी ही षड्यंत्र का शिकार जगदीप धनखड़ हो गए और इसीलिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसमें लगातार, जैसा कि अभी अमलेंदु जी आपने कहा कि चर्चा बनी हुई है, अब सभी की निगाहें उस दिन पर टिकी हुई हैं जब जगदीप धनखड़ अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और खुलकर सामने आकर बताएंगे कि आखिर इस इस्तीफे की वजह क्या रही। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है और विपक्ष एकजुट होकर अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष कह रहा है एसआईआर पर चर्चा का आश्वासन दे दीजिए, कार्यवाही उसी तरह से होनी शुरू हो जाएगी जैसे कि होनी चाहिए। और आज संसद सत्र बहुत ज्यादा हंगामेदार रहा, वहां पर विधानसभा में भी मानसून सत्र काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन से भरा रहा। लगातार ये मामला अब गर्माता जा रहा है और इस पर हम सभी की निगाहें बनी हुई है। और जो महत्वपूर्ण बात चलते चलते वो है कि तेजस्वी यादव ने आज साफ ऐलान कर दिया है इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं की मौजूदगी में कि अगर चुनाव आयोग को इसी तरीके से बेईमानी करनी है तो हमारे पास चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी आज की और है, अब दिन भर इस पर चर्चा बनी ही रहेगी कि आखिर तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ जो ये ऐलान किया है, खुले तौर पर जो ऐलान किया है, इस पर आगे और क्या रणनीति है विपक्ष की, इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं और